जादुई शादी का चूड़ा। बहुत समय पहले की बात है। किशोर नगरी में सभी हंसी खुशी रह रहे थे, जहां एक बहुत अमीर नेता थान सिंह भी रहता था। थान सिंह नेता सभी का प्रिय था और हमेशा ही लोगों की मदद करता था और जरूरत पड़ने पर उन्हें आर्थिक मदद भी करता था। गांव के नेता से सभी बहुत खुश थे। थान सिंह दिल का और मन का बहुत अच्छा इंसान था। थान सिंह की पत्नी का नाम मोनिका था, जो बहुत सुंदर, समझदार और दिल की बहुत अच्छी औरत थी। मोनिका हमेशा से ही लोगों की मदद करती थी और बहुत अच्छे स्वभाव की थी। मोनिका के माता पिता के गुजर जाने के बाद मोनिका अपने भाई महेश को अपने साथ अपने घर में रखती है, लेकिन महेश चालाक होने की वजह से हमेशा अपनी बहन को थान सिंह के खिलाफ भड़काया करता था। महेश की नीयत हमेशा ही नेता की जमीन और उसके पैसे पर रहती थी। महेश हमेशा से अपनी बहन को नेता के खिलाफ भड़काकर उसे हमेशा ही नेता की जमीन जायदाद हड़पने की बातें समझाया करता था। वाह बहन, तेरी शादी करके हमने सोचा था कि तू यहाँ पर राज करेगी, लेकिन तू यहाँ तो राज तो बाद की बात है, लेकिन खुश भी नहीं रह सकती। तेरा पति 24 घंटे बाहर ही रहता है, कभी राशन बंटवा रहा होता है तो कभी गरीबों को पैसे दे रहा होता है। जब वो तुझे समय नहीं देता तो तू अपना हिस्सा मांग ले और चल मेरे साथ, हम कहीं और रहेंगे। भाई, आप मुझे कैसी बातें सिखा रहे हो? आपको तो मुझे घर बसाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, लेकिन आप तो मुझे घर तोड़ने के बारे में शिक्षा दे रहे हो। ये बहुत गलत बात है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं और वो गरीबों की सहायता करते हैं, और इससे अच्छी बात क्या होगी? मुझे जरूरतमंद लोगों की सहायता करना बहुत पसंद है और मुझे पति भी इतना अच्छा मिला है कि वो भी गरीबों की सहायता करते हैं। मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। कृपया करके आप मुझे गलत शिक्षा ना दे। तुम्हारा पति सिर्फ अच्छा ही है, वो तुमसे प्यार नहीं करता। आज तक शादी को इतना समय हो गया, तुम्हारा कोई अपना बच्चा नहीं है। इतने बड़े घर में बच्चे होते तो किलकारियाँ होती, कितना अच्छा लगता। लेकिन तुम्हारे पति को काम से फुर्सत मिले तब तो वो घर को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे। मोनिका का भाई हमेशा ही चालाकी से बातें किया करता था, हमेशा अपनी बहन के घर को तोड़ने की बातें किया करता था और उसके पति की जायदाद हड़पने की कोशिश किया करता था, जिस वजह से मोनिका को उसका व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऐसे ही समय बीत रहा था। मोनिका अपने भाई की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी और अपना ध्यान कहीं और लगाती थी। ऐसे ही गांव में एक गरीब परिवार भी रहता था। श्वेता अपने छोटे से परिवार में अपने पिता रमेश और माँ रीता के साथ रहती थी। श्वेता के माता पिता गांव में बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोछा का काम करके कुछ पैसे कमाया करते थे और अपना घर का खर्चा चलाया करते थे। गांव के बड़े घरों में काम करने के बाद उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, जिससे वो घर की जरूरत के सामान को लाने में लगाया करते और थोड़ा बहुत कुछ पैसा बचा कर रखा करते। नेता थान सिंह हमेशा लोगों को राशन बांटा करता, जिस वजह से लोगों को राशन खरीदना नहीं पड़ता था। इसी वजह से सभी लोग खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन श्वेता के माता पिता श्वेता की शादी के लिए पैसे बचा रहे थे, लेकिन पैसे इतने इकट्ठे नहीं हो पाते जो वो अपनी बेटी की शादी करवा सके, जिस वजह से रमेश नेता के पास जाता है। नेताजी, आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं आपके पैसे चुका दूंगा, लेकिन मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है। अब वो जवान हो चुकी है और मुझे उसकी शादी की चिंता है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैं उसकी शादी अभी तक नहीं कर पाया। रमेश, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। क्या तुमने लड़का देखकर फिक्स कर दिया है? नेताजी, सभी लड़कों की बहुत डिमांड होती है और मेरे पास पैसे ना होने की वजह से हर रिश्ता कैंसिल हो जाता है। लेकिन अब जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का देखकर शादी कर दूंगा। ठीक है, चिंता मत करो। मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? नेताजी, वो मैं कह रहा था कि आप मुझे 1 लाख रुपए दे दे। नेता अपने नौकर को बुलाकर रमेश को उसकी जरूरत के हिसाब से उसे रकम दे देता है। रमेश नेता से पैसे लेकर बहुत खुश होता है और मन ही मन खुश होकर अपनी थैली में वो पैसे संभाल कर रख लेता है। नेताजी, आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने मेरी मदद करी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी पूरी रकम लौटा दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। तुम ये समझ लो कि मैंने तुम्हारी बेटी की शादी में ये शगुन दिया है। तुम गांव के घरों में इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हो, लेकिन किसी वजह से तुम अपनी बेटी का ब्याह नहीं कर पाए, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे पैसे वापस नहीं लूंगा। लेकिन तुम अगर चाहते हो तो तुम मुझे आधी रकम लौटा देना।
अगर तुम्हारे पास पैसे हो जाए तो, वरना कोई बात नहीं। इसके बाद रमेश अपने घर पहुंचता है और वहीं नेता के पास मोनिका का भाई महेश बैठा होता है, जो नेता का ये रवैया देखकर मन ही मन बहुत गुस्सा होता है और अपने मन में सोचता है, अरे ये जीजा जी क्या करते रहते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये पूरी कोठी बेच देंगे दूसरों की मदद करने में। महेश अपने मन में बहुत सारी बातें सोच रहा होता है कि दूसरी तरफ रमेश अपने घर पहुंचता है और अपनी बीवी को सब कुछ बताता है। रीता रमेश की बातें सुनकर बहुत खुश होती है। श्वेता, मेरी प्यारी बच्ची श्वेता, इधर आओ। देखो, नेताजी ने हमारी मदद कर दी और अब मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से कर पाऊंगा। और तो और लड़के वाले जो भी डिमांड करेंगे मैं उनकी डिमांड भी पूरी कर दूंगा। लेकिन एक बात बताइए, हमें ये पैसे एक समय पर वापस भी करने होंगे क्या? ये सब पैसे हमारे थोड़ी है जो हम इसकी खुशी मनाएं, ये सब तो कर्ज है। अपने माता पिता की बात सुनकर श्वेता कहती है, पिताजी, क्या आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी है कि आपने कर्ज ले लिया? आपको पता है ये कर्ज उतारते उतारते पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन कर्जा नहीं उतरता। बेटा श्वेता, शादी में ऐसे खर्चे होते रहते हैं और फिर हम तो बहुत छोटी फैमिली है, तब हमें इतना करना पड़ रहा है। अच्छी फैमिली तो पता नहीं कितना करती है। कुछ दिनों बाद रमेश अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढता है और अपनी बेटी को उस लड़के से मिलवाता है। श्वेता को वो लड़का बहुत अच्छा लगता है और पहली नजर में श्वेता उस लड़के को पसंद कर लेती है। ये सब देखकर श्वेता का पिता भी बहुत खुश होता है, लेकिन लड़के वालों की कुछ डिमांड होती है और रमेश उन डिमांड से नहीं डरता, क्योंकि उसने नेता से कुछ पैसे उधार ले लिए थे, जिस वजह से वो लड़के वालों की हर डिमांड पूरी करने के लिए तैयार था। ये सब देखकर लड़के वाले रिश्ता तय कर देते हैं और कुछ महीने बाद श्वेता की शादी होती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। श्वेता मन ही मन अपनी शादी के बारे में सोचती है और अपने पिता के ऊपर का सारा कर्जा उतारने के बारे में सोच रही होती है। और ये सब सोचते सोचते श्वेता उदास हो जाती है और ज्यादा चिंता होने की वजह से वो रात को जगती रहती थी। ऐसे ही कई दिनों तक श्वेता चिंता में परेशान होती है और रातों रात जागती रहती है। एक दिन रात में उसकी खिड़की से एक जादुई परी उसके कमरे में आती है। प्यारी गुड़िया, तुम क्यों परेशान हो? तुम तो बहुत मेहनती लड़की हो और तुमने अपने जिंदगी में हमेशा ही अच्छे कर्म किए हैं। तुम्हारे माता पिता भी हमेशा ही मेहनत की कमाई का खाते हैं, तो फिर अब तुम्हें किस बात की परेशानी है? परी जी, कुछ दिनों बाद मेरी शादी है और मेरे पिताजी ने गांव के नेता से कुछ पैसे उधार लिए हैं ताकि वो लड़के वालों की हर डिमांड पूरी कर सके। लेकिन मुझे इसी बात की चिंता सता रही है कि वो सारा कर्ज मेरे पिता कैसे चुकाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद मेरे पिताजी किसी भी चिंता में रहे और कर्ज चुकाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दे। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। ये लो जादुई शादी का चूड़ा। इसमें ऐसा क्या है जो इस मामूली चूड़े को आप जादुई चूड़ा कह रही हैं? तभी चूड़े से आवाज आती है, मैं एक जादुई चूड़ा हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी कलाइयों में रहूंगा और मैं तुम्हारी हर इच्छा को सुनूंगा और उसे पूरा भी करूंगा। क्या सच में ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले मैं अपने पिताजी द्वारा लिया हुआ नेता से सारा कर्जा नेता को चुकाना चाहती हूँ और लड़के वालों की डिमांड भी पूरी करना चाहती हूँ। अरे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे पहन लो, उसके बाद तुम अपनी ये इच्छा वापस से बोलना। मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा और तुम जाकर नेता को वो सारे पैसे दे आना। जादुई शादी के चूड़े की बात सुनकर श्वेता खुशी से वो चूड़ा अपनी कलाइयों में पहन लेती है और अपनी इच्छा को वापस से दोहराती है और तुरंत ही जादुई चूड़े से ढेर सारे पैसे आते हैं और श्वेता सारे पैसे लेकर अपने पिताजी के पास जाती है और सारा पैसा दे देती है। इतने सारे पैसे तुम कहाँ लेकर घूम रही हो और तुमने ये सारे पैसे मेरे सामने क्यों रख दिए? ये तो नेता के है ना? श्वेता अपने साथ घटित सारी घटना के बारे में अपने माता पिता को बताती है। ये सारी बातें सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और श्वेता के पिता वो सारे पैसे लेकर नेता के पास जाते हैं और उसे वापस दे आते हैं। कुछ दिनों बाद वो दिन आ जाता है जब श्वेता की शादी होती है। श्वेता अपनी शादी में बहुत खुश होती है और अपनी जादुई चूड़े से कहकर अपने लिए बहुत सुंदर लहंगा मंगवाती है और अपनी शादी के दिन हर पल को खुशी से एंजॉय करती है। थोड़ी देर बाद श्वेता का कन्यादान होता है और लड़के वालों की हर डिमांड पूरी करने के बाद श्वेता अपनी विदाई के बाद अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल पहुंचकर श्वेता बहुत खुश होती है
और अपनी मनचाही चीज जादुई शादी के चूड़े से कहकर मंगवा लेती है। श्वेता की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो जाता है और श्वेता अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश रहती है और अपने ससुराल में श्वेता अच्छे दिन गुजारती है। वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता भी उसको खुश देखकर बहुत खुश होते हैं और श्वेता अपने जादुई चूड़े की मदद से अपने माता पिता को ढेर सारे पैसे देती है, जिसके बाद श्वेता के माता पिता भी अपनी जिंदगी हंसी खुशी जीने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जिया अपनी बूढ़ी दादी के साथ दयानगर में रहती थी। जिया जब छोटी थी तब उसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो इस दुनिया से चल बसे थे। जिया बाकी बच्चों से अलग थी, जिससे सारे काम उल्टे होते थे, जिस वजह से उसकी दादी हमेशा उससे परेशान रहती थी, क्योंकि उसे जो भी काम कहो वो उस काम का उल्टा ही करती थी। जिया हमेशा अपनी दादी का काम करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो हमेशा ही अपने एबनॉर्मल दिमाग की वजह से काम उल्टे कर दिया करती थी। एक दिन की बात है जब जिया की दादी उससे कहती है, ये ले बेटा सब्जी की लिस्ट, जा बाजार से सब्जी लिया और पैसे ध्यान से लेकर जाना और बचे हुए पैसे मुझे वापस लौटाना। ठीक है दादी, मैं लिस्ट के हिसाब से सारी सब्जी ले आऊंगी। जिया लिस्ट लेकर बाजार की तरफ चली जाती है और सब्जी लेने लगती है। लिस्ट में आलू, बैंगन और प्याज लिखा होता है। जिया बाजार पहुंचती है और सब्जी वाले से कहती है, भैया मुझे भिंडी, लौकी और धनिया दे दो। सब्जी वाला उसे सब्जी दे देता है और जिया पैसे देकर अपने बचे हुए पैसे लेना भूल जाती है। जिया घर वापस लौटती है और अपनी दादी को सारी सब्जियां देती है। सब्जियां देखकर दादी उसे गुस्से से कहती है, बेटा मैं तुझे आलू, बैंगन और प्याज लाने को कहा था और तो सबसे अलग सब्जी लाई है, भिंडी, लौकी और धनिया। ये कोई सही बात है? और हाँ, मुझे पैसे दे जो बचे हैं। दादी वो दादी, मैं पैसे वहीं भूल गई। हे भगवान, एक इसके माता पिता थे जो पढ़े लिखे और समझदार थे, जो मुझे संभालते थे, और एक ये है, इसे मैंने 200 रुपए दिए थे, उसमें से बचे हुए पैसे भी ये सब्जी वाले को ही दे आई है। अब मैं इसका क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। चिंता मत करो दादी, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। मैं अभी जाती हूँ और बाजार से पैसे वापस लेकर आती हूँ। इतना कहकर जिया सब्जी वाले के पास चली जाती है। हे भगवान, देखो मैंने इसको पैसों की बात कही तो ये सीधा ही सब्जी वाले के पास पैसे लेने चली गई। अब इतनी रात में पैसे देने के लिए कौन बैठा होगा? जिया सब्जी वाले से पैसे लेकर घर वापस लौट रही होती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, मुझे हर कोई पागल ही कहता रहता है, जिसे देखो वो मेरा मजाक उड़ाता है। अब मैं दादी को ये पैसे दे दूंगी ताकि दादी चैन की सांस ले सके और मुझे भी लेने दे। घर पहुंचकर जिया अपनी दादी को पैसे दे देती है और गुस्से से सो जाती है। उसकी दादी उसके कमरे में खाना लेकर जाती है और उसे उठाकर खाना खिलाती है। तभी उससे कहती है, बेटा बुरा नहीं मानते, मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा और है ही कौन। ये ले आराम से खाना खा फिर सो जा। अपनी दादी की बातें सुनकर जिया को थोड़ा बहुत सुकून आता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। दिन बीतने के साथ साथ बूढ़ी दादी और ज्यादा बूढ़ी होने लगती है। धीरे धीरे उनके घर में पैसों की कमी होने लगती है और जिया अब बड़ी हो जाती है। लेकिन जिया वैसे ही पागलों वाली हरकतें करना बंद नहीं करती। एक दिन जिया की दादी जिया को मंदिर लेकर जा रही होती है। रास्ते में जिया बहुत ज्यादा हरकतें कर रही होती है। तभी जिया की बूढ़ी दादी परेशान होकर वहीं बैठ जाती है और सर पकड़कर कहती है, हे भगवान, मैं तो इसकी दादी हूँ, इसलिए इसकी हरकतें झेल लूंगी, लेकिन कल को इसकी शादी होगी, इसका घर बसेगा तो ये कैसे रहेगी, इसकी सास इसके साथ कैसा बर्ताव करेगी और फिर इसका पति इसको रखेगा भी या नहीं। रास्ते में एक पेड़ के पास बैठी बूढ़ी दादी ये सारी बातें कर रही होती है कि तभी पेड़ में से आवाज आती है, परेशान मत हो दादी, जिया को ठीक करने का मेरे पास एक तरीका है।
मेरे पास एक जादुई छड़ी है जिससे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अपनी जिया को मेरे पास बिठा दो। जिया पेड़ के पास बैठ जाती है। जादुई पेड़ अपनी जादुई छड़ी से जिया के ऊपर 4 बार घुमाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। पेड़ के गायब होते ही जिया बहुत समझदारी के साथ अपनी दादी से कहती है, दादी हम क्या कर रही हैं यहाँ बैठकर, हमें घर चलना चाहिए। जिया की बातें सुनकर दादी को एहसास हो जाता है कि जिया ठीक हो गई। मैं जादुई पेड़ का धन्यवाद करती हूँ। अगर आज आप ना होते तो मेरी पोती ऐसे ही परेशान रहती और मुझे भी करती। ऐसी गरीबी में मेरे पास कुछ भी नहीं जो मैं इसका इलाज कर पाती। आज आपने मेरी पोती को ठीक कर दिया। अब हम आराम से रह सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर दादी पोती दोनों मिलकर अपने घर वापस लौटती है। घर में सारा सामान बिखरा हुआ देखकर जिया कहती है, ये किसने बिखेर दिया? लाओ मैं ठीक कर दूं और फिर खाना बना देती हूँ। जिया पूरा घर समेटकर सही से कर देती है और साफ सफाई करने के बाद खाना बनाने की तैयारी करती है। जिया रसोई में जाकर देखती है तो थोड़े बहुत चावल रखे होते हैं। जिया वही चावल बना देती है और नमक डालकर मिर्च के साथ खुद भी खा लेती है और अपनी दादी को भी खिला देती है। जिया अपनी दादी से कहती है, दादी मैं सोच रही हूँ कि कहीं घर में साफ सफाई का काम करने लगूं। लेकिन तुम अभी से ये सब काम कैसे करोगी? दादी आप घर का ख्याल रखो, मैं साफ सफाई क्या करूँगी। जिया बाहर जाती है और काम ढूंढती है। बहुत मुश्किल से उसे एक घर में काम मिलता है जहाँ पर काम वाले की जरूरत होती है। जिया अगले दिन से वहाँ काम करने लगती है और कुछ दिनों तक ऐसे ही काम करती है और अपनी सैलरी आधी एडवांस में लेकर घर का सारा राशन ले आती है। आज मेरी दादी खुश हो जाएगी क्योंकि घर में राशन के नाम का एक दाना तक नहीं था और हम कई दिनों से चावल ही खा रहे थे। जिया घर पहुंचते ही दादी को सारा सामान दिखाती है और तुरंत रसोई में जाकर खाना बना देती है। आ जाओ दादी, आज हम दाल रोटी खाएंगे। बहुत दिनों बाद, लेकिन आज मैंने आपको अच्छा खाना खिला पाई हूँ। मेरी छोटी सी पोती ने मुझे खाना ही खिला दिया, वही बड़ी बात है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ बेटा। अगर आज तू ना होती तो मेरा दुनिया में कोई ना होता। एक तू ही है जो मेरा सहारा है। ऐसे ही कुछ दिनों तक जिया घरों में काम करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लेती है और घर के लिए कुछ न कुछ लाती रहती है। एक दिन आता है जब जिया के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो जिया अपना सब्जी का काम डाल लेती है और कई दिनों तक जिया मार्केट में जाकर सब्जी बेचती है। सब्जी बेचने के बाद बहुत फायदा होता है जिसकी वजह से जिया के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। धीरे धीरे वो सब्जी का व्यापार एक अच्छे लेवल पर करने लगती है। अब जिया के पास किसी बात की कोई कमी नहीं होती। धीरे धीरे जिया की दादी अब अच्छा महसूस करने लगी थी क्योंकि घर में खाने को सब कुछ मिलता और चैन से सुकून की नींद भी आती है और साथ में अच्छा मुनाफा होने की वजह से दादी दिन पर दिन खुश रहती और उनकी सेहत भी अच्छी रहती। दादी अब आपको मेरे साथ रहने में खुशी महसूस होती है ना? अब आपको अपनी पागल पोती पर विश्वास हो गया ना? मेरी प्यारी गुड़िया रानी, मुझे पहले भी तुझ पर यकीन था लेकिन जादुई पेड़ की वजह से आज तो ठीक हो गई और तूने मेरा सहारा बनकर मुझे हिम्मत दी है जीने की, वरना मैं तो कब की चली जाती। उस जादुई पेड़ का शुक्रिया जिसने तुझे अपनी जादुई छड़ी से ठीक कर दिया। और देखो आज हम कितने खुश हैं और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार अब दोनों दादी पोती हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं।